बात उन दिनों की है जब उज्जैन नगर पर राजा भोज का शासन था। राजा भोज के बारे में प्रचलित है कि वह बहुत पराक्रमी होने के साथ साथ धर्मात्मा भी था। उसके राज्य की प्रजा सुखी थी। नगर का वैभव दर्शनीय होने के अलावा अद्वितीय था। नगर के महल को सुंदर रूप दिया गया था, जिसकी चारों दिशाओं में ऐसे सुंदर फूल लगे थे जिनकी खुशबू से सारा नगर सुगंधित रहता था। वहीं मैदान के बीचों बीच पेड़ों और फूलों की रखवाली के लिए एक मचान था, जिस पर बाघ का रखवाला चढ़कर वहां काम करने वाले कर्मचारियों को देखा करता था। परंतु एक विचित्र बात उस मचान पर चढ़कर देखभाल करने की यह थी कि वह रखवाला जब भी मचान पर चढ़ता था तब उसका व्यवहार ही नहीं, रंग रूप तक बदल जाता था और वह गुस्से में भरकर क्यारियों में काम करने वाले मालियों को आवाज देता और कहता, सुनो, जाओ और जितनी जल्दी हो सके शहर से इस नगर के राजा को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे दंड देना चाहता हूं। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा जिसे सुनकर अच्छे अच्छे दिल वाले व्यक्ति भी कांप जाएंगे। एक या दो बार की बात पर बाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी बात पर उसका मजाक उड़ाया एवं अपने मन में यह धारणा बनाई कि यह गरीब रखवाला मचान को सिंहासन समझकर उस पर चढ़कर स्वयं को महाराजा समझता है और प्रसन्न होता है। लोग तो सपने में अनहोनी बात देखते हैं। यह गरीब जागती आंखों से ही सपने का आनंद लेता है, परंतु यह एक या दो बार की बात नहीं थी। यह तो निरंतर जारी रहने वाला कार्य बन चुका था। इसी सब के चलते जब एक दिन मचान पर चढ़कर रखवाले ने एक बूढ़े माली को अपना बदला रूप दिखाया और उसे डपटकर राजा भोज को पकड़कर लाने का आदेश पारित किया, तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों में रोष फैलना आरंभ हो गया और बहुत सारे कर्मचारी जो राजा के भक्त भी थे, उनको लगा कि वह रखवाला बूढ़े कर्मचारी के अतिरिक्त न केवल राजा के सम्मान को पहचान पा रहा है, बल्कि राजा भोज के प्रति शब्दों का चुनाव करने में भी सक्षम नहीं है। इन्हीं सब बातों को विचार कर वे मचान के नीचे एकत्र हुए और उनमें से एक ने रखवाले को संबोधित करते हुए कहा, तुझे बात करने की थोड़ी सी भी अक्लया नहीं? क्या अपने से बड़ों से इसी भाषा में बात की जाती है जिस प्रकार तू कर रहा है? परंतु रखवाले पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ, अपितु वह और ज्यादा आक्रोश में गरजा, तुम सब मुझसे बहस करना चाहते हो, तुम सबको इसका दंड अवश्य मिलेगा। मेरा आदेश मानना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, राजा भोज को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। नीचे खड़े समस्त कर्मचारी हतप्रभ रह गए। रखवाले की मुद्रा अत्यंत गंभीर दिखाई दे रही थी। हास परिहास उड़न छू हो चुका था। रखवाले का चेहरा इस तरह गुस्से से लाल हो रहा था जैसे किसी राजा का अपने आदेश की अवहेलना पर होता है। एक बोला, यह पगला गया है। दूसरा बोला, इस पर किसी आत्मा का वास हो चुका है। इसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दो। इसका पागलपन और इस पर आत्मा का वास सब अपने आप खत्म हो जाएगा। एक ने अपनी राय दी, इस मामले में सिपाहियों को घसीटने से इसकी मुफ्त में जान चली जाएगी। ये तो अपनी मूर्खता कर ही चुका है। अब अगर इसकी भनक भी राजा को लगी तो अनर्थ हो जाएगा। एक वृद्ध माली ने अपनी सलाह दी, अरे अगर इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया गया तो एक रोज हम भी गेहूं के साथ चुन की तरह पिस जाएंगे। तब क्या करना चाहिए? करना क्या है? इसे नीचे उतारकर इसका पागलपन ठीक करो और यह काम मैं ही आरंभ करता हूं। यह कहता हुआ एक माली मचान पर चढ़ गया और रखवाले को मचान पर से नीचे की तरफ धकेल दिया। मेरे साथ यह अशिष्ट व्यवहार करना तुम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं एक एक को सजाए मौत दूंगा और तुम्हारा राजा भोज भी मेरे कोप से नहीं बच पाएगा। रखवाले ने भड़क कर कहा। अब तो बेचारे रखवाले को अपनी जान के लाले पड़ गए। उस पर दया की दृष्टि रखने वाले भी उसे मारने को चिपट पड़े। अब रखवाला चापलूसी भरे स्वर में बोला, मुझे मत मारो। मैंने क्या कसूर किया है जिसकी वजह से तुम सब मेरे दुश्मन बन चुके हो? मैं तो एक गरीब इंसान हूं। मुझे इस तरह पीट कर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मार खाने की वजह से रखवाले का चेहरा सूज गया था। सबने रखवाले को मिलकर मुर्गा बनाया, कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई और उससे अपने गलत कार्यों की माफी मांगने को कहा। बेचारे रखवाले ने माफी तो मांगी, क्योंकि मार के आगे तो भूत भी नाचते हैं। यह कहावत पुरानी है, परंतु माफी मांगने के दौरान उसने अपना कसूर जानना चाहा।
वो जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी उसे इतनी सख्त सजा मिल रही है। जितने भी व्यक्ति वहां खड़े उसे पीट रहे थे, वो भी यह सोच रहे थे कि मचान पर चढ़कर शेर की तरह दहाड़ने वाला यह रखवाला पालतू बिल्ली की तरह क्यों मिमिया रहा है। जब उसे उसके कसूर के बारे में बताया गया तो वह घबरा गया और कसम खाकर कहने लगा कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है और न ही वह किसी को अपमानित करने की चेष्टा जानबूझकर करता है। उसने इस बात को स्वीकार अवश्य किया कि मचान पर चढ़ने के बाद उसमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि वह स्वयं को विश्व विजेता समझने लगता है। अगर यह बात राजा को किसी तरह पता चल जाए तो सीधे फांसी का फंदा गले में पड़ जाएगा। जब यह बात उसे लोगों ने समझाई तो वह बुरी तरह से भयभीत हो गया और उस रात डर की वजह से वह ठीक तरह से सो भी नहीं पाया। आंखें बंद करते ही उसे राजा और फांसी का फंदा दिखाई देता था। अगले दिन जब वह रखवाली के लिए मचान पर चढ़ा तो उसके दिमाग में जो भय था वह समाप्त हो गया। मचान पर चढ़ते ही उसने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके जिस्म में प्रवेश किया है और उसका मन एवं मस्तिष्क उस अदृश्य शक्ति के वश में हो चुके हैं। वह फिर सिंह के समान दहाड़ने लगा। सुनो, मेरे लिए एक शानदार महल का निर्माण कराया जाए और मेरी सेना को आदेश दो कि वह युद्ध के लिए तैयार रहे। आज मुझे राजा भोज को बंदी बनाना है, चाहे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। उस दिन बाग में सैर के लिए राजा के गुप्तचर आए हुए थे। जब उन्होंने यह सुना तो वह सब अचंभित हुए। जहां यह सब सुनकर सारे माली व कर्मचारी छुप गए थे, वहां एक गुप्तचर तलवार निकालकर रखवाले की तरफ बढ़ा। दूसरे ने उसे रोका। मुझे लगता है कि उसने नशा किया हुआ है, मदिरा ज्यादा पी ली होगी, इसीलिए अनाप शनाप बक रहा है। तीसरे ने कहा, इसे और अवसर नहीं देना चाहिए, इसे पकड़कर राजा के पास ले चलना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम सहानुभूति दिखाएं और कोई दूसरा जाकर इसकी शिकायत कर दे तो इसके साथ साथ हमारी भी शामत आ जाएगी। हमारा कर्तव्य भी तो यही है कि वेश बदलकर सारे नगर में घूमें और यह पता करें कि कौन राजा के बारे में कैसे विचार रखता है, और किसी विशेष घटना की सूचना राजा को देना भी हमारे कार्य में शामिल है। वे तीनों उसे बंदी बनाकर कारागार में बंद कर आए। रात्रि के समय दरबार में जब राजा के समक्ष गुप्तचर उपस्थित हुए तो उन्होंने बाघ वाली घटना की सूचना राजा को दी और रखवाले ने जो कहा था वह सब राजा को बताया। राजा ने जब यह सुना कि रखवाला क्या क्या कह रहा था तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी बुद्धि यह सोच सोच कर चकरा रही थी कि एक बाघ का रखवाला मामूली इंसान इस तरह की बातें क्यों कहता है। राजा ने बाग के सभी मालियों व कर्मचारियों को बुलाने का आदेश दिया। मालियों ने आकर राजा को सारा किस्सा विस्तार से सुनाते हुए बताया। महाराज, आश्चर्य की बात यह है कि जब वह मचान पर चढ़ जाता है तो उसके चेहरे पर एक प्रकार का तेज आ जाता है और मचान से नीचे उतरने पर वह एक साधारण इंसान की भांति व्यवहार करता है। उन्होंने राजा को यह भी बता दिया कि इस व्यवहार के कारण ही हम सब मिलकर उसे एक बार बुरी तरह पीट भी चुके हैं। पिटाई के बीच ही वह यह भी कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता कि वह मचान पर चढ़कर क्या क्या कहता है। राजा यह सब सुनकर कौतूहल से भर गया। उसके मन में वास्तविकता जानने की लालसा जाग उठी। उसने गुप्तचरों को आदेश दिया कि जाओ और रखवाले को रिहा कर दो। रखवाला राजा के प्रति अपने मन में कृतज्ञ भावना रखते हुए वापस अपने काम पर चला गया। अगले दिन रखवाला जब अपने काम पर पहुंचा तो राजा उससे पहले ही बाग में छिपा हुआ था। जब रखवाला मचान पर चढ़ा तो राजा ने उसके चेहरे पर एक ओजस्वी तेज देखा। वह किसी वीर पुरुष के समान आदेश दे रहा था। सुनो, तुम लोग जल्दी से जाओ और राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे समाप्त करके राज्य अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। जो भी राजा को पकड़कर लाएगा उसे यश और धन दोनों चीजें मिलेंगी। राजा यह सब देख सुनकर लौट गया और अपने विवेक से यह विचार करने लगा कि हो न हो इस मचान में ही कोई विशेष बात है। रखवाला निर्दोष है। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के समस्त योग्य पंडितों और विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। ज्योतिषियों ने अपनी विद्या व योग्यता के आधार पर राजा से कहा, हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि उस मचान के नीचे कोई भारी संपत्ति दबी हुई है।
जिसके कारण रखवाले के मचान पर चढ़ते ही उसकी अवस्था बदल जाती है। राजा को बात कुछ जंची। उसने तुरंत ही मचान के नीचे व आसपास की भूमि को खोदने का आदेश पारित कर दिया। खुदाई के दौरान राजा स्वयं भी वहां उपस्थित रहा। काफी खुदाई के बाद वहां कुछ चमक सी दिखाई दी। अधिक खोदने पर रत्न जड़ित एक सिंहासन दिखाई दिया। इसकी सूचना तुरंत राजा को दी गई। राजा ने वहां आकर देखा तो सिंहासन की चमक से उसकी आंखें फटी रह गईं। राजा की आंखों के सामने एक सिंहासन था जो विशाल होने के साथ सोने चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ था। राजा के आदेश पर उस सिंहासन को बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया, परंतु सिंहासन अपनी जगह से हिला भी नहीं। तब पंडितों ने आपस में विचार विमर्श किया और राजा से कहा, हे राजन, ऐसा लगता है कि यह सिंहासन शायद किसी देवता या दैत्य द्वारा बनाया गया है। क्यों न हम पहले बलि दे दें, तब इसे निकालने का प्रयत्न करें। राजा के आदेश पर पशुओं की बलि दी गई और उसके बाद सिंहासन को उठाया गया तो सिंहासन सरलता से बाहर आ गया। सिंहासन को साफ किया गया। सफाई के पश्चात उसकी जो छटा बिखरी तो उसकी सुंदरता पर निगाह का ठहरना मुश्किल हो गया। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी हुई थीं। उन सभी पुतलियों के हाथों में एक एक कमल का फूल था। पुतलियां इतनी सजीव लगती थीं कि प्रतीत होता था मानो अभी बोल पड़ेंगी। पंडितों ने लग्न साधा, यज्ञ किया और यह घोषणा की कि राज सिंहासन पर बैठने की शुभ घड़ी कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन है। इस दिन महाराज सिंहासन पर बैठेंगे। इच्छित शुभ दिन जब आया तो सिंहासन राज दरबार में सजाया गया। पास पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। एक जश्न का सा वातावरण बना हुआ था दरबार में। राजा ने जैसे ही अपना दाहिना पांव सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़ाया, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सिंहासन में जड़ी सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा सहम गया। कदम पीछे खींचकर उसने पूछा, पुतलियों, तुम हंसी क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी है? एक पुतली जिसका नाम रत्नमंजरी था, उसने राजा के प्रश्न का उत्तर आरंभ किया। शेष 31 पुतलियां चुप रहीं।